नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने परिवार एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सभी की बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होंगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी तो भाई अपनी क्लासेस को हम सभी रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आ जाए अपनी क्लासेस को हम सभी स्टार्ट करते हैं। भाई आज की जो क्लासेस में है वो क्या है खास, तो यही बात हम सभी को देखनी है और क्या क्या चीजें हम सभी को पढ़नी है, बस इतनी बात आज हम सभी को देखनी है। तो अगर हम सभी बात करें आपसे, तो आप एक बात कहना कि भाई आज ये एडवर्ब का लास्ट डे होना चाहिए अपना, और एडवर्ब में कल 153 तक के सवाल हम सभी ने पढ़ लिए थे। अगर आप सभी को याद होगा तो भाई 153 तक के क्वेश्चंस हम सभी ने पढ़ लिए थे। आप सभी को इतना तो याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात बताना कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आई एम वेरी टायर्ड, तो आप एक बात बताना, सुनना, कल आपने क्या पढ़ा था मेरे भाई? कल आपने ये पढ़ा था कि भाई इसके पीछे वाले लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जो वेरी और मच होगा, तो आप कहना कि भाई वेरी का यूज किसी पॉजिटिव डिग्री के पहले और मच का यूज किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। फिर एक बात आप सभी ये कहना कि जब वेरी लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए लगता है और मच पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। वेरी और मच के सुपरलेटिव दोनों के साथ लगते, डिफरेंस ये है कि दास वेरी से पहले आएगा और मच के बाद आएगा। और वर्ब के लिए, वर्ब और नाउन के लिए केवल वेरी नहीं लगेगा, केवल मच लगेगा। इतना आपने पढ़ा था। लेकिन मैं आपको यहां से बताने वाला हूं कि भाई कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी, जैसे टायर से टायर्ड बनता है, टायर्ड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, रंक हो गया, रंक, बोर्ड। तो क्या कहना आप सभी? टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, रंक, बोर्ड। तो क्या कहना? टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, रंक, बोर्ड। टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, रंक, बोर्ड, हाँ। प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, कंटेंटेड और क्या? डिसकंटेंटेड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो आप कहना कि भाई ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने आपको ये इतनी इस वजह से लिखी कि भाई अगर ये कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए ना, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ये वाली कभी आए तो भाई इनके साथ आप ऐसा करना, आप क्या करना मेरे भाई? वेरी लगाना। अगर ये सभी आए तो भाई इनके साथ आप ऐसा करना, क्या करना? इनके साथ आप सभी वेरी लगाना। लेकिन एक बात तो सोचो थोड़ा सा, इनके साथ आप क्या करना? वेरी लगाना। लेकिन एक बात आप समझो कि अगर कुछ नॉन ग्रेडेबल, कौन कौन से नॉन ग्रेडेबल, अगर वो नॉन ग्रेडेबल अगर आ जाए, हमने क्या कहा कि अगर वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात की जाए, तो हमने इसके पहले आपसे किया हुआ था एडजेक्टिव में, अगर वो सभी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव आ जाए, कौन कौन से नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव आप कहते हैं? तो भाई जैसे हो गया क्या? यूनिक हो, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, होल हो गया, फुल हो गया, फुल हो गया, एक्सेलेंट हो गया, एक्सेलेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, टोटल हो गया, टोटल, क्वायर, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, फ्री, फ्री, एक्सॉस्टेड, एक्सॉस्टेड, मेस्मराइज्ड। तो मेस्मराइज्ड, तो एडवर्ब ऑफ, सॉरी, नॉन मेस्मराइज्ड, नॉन ग्रेडेबल, मेस्मराइज्ड, फिर एक्सॉस्टेड, चिल्ड, क्या लिखना? चिल्ड, क्या कहना? चिल्ड, स्क्वायर, फिर सर्कुलर, सर्कल, हाँ सर्कुलर हो गया। अब कहना कि भाई देखो, पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं आप सभी। क्या लिख सकते हैं? पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो आप सभी मेरे भाई एक बात आप सभी कहना, आप सभी ये कह लेना कि भाई अगर कभी ये वर्ड आते हैं तो आप इन्हें जानते हैं किस नाम से? नॉन ग्रेडेबल के नाम से। अगर हम सभी नॉन ग्रेडेबल की बात करें तो भाई नॉन ग्रेडेबल कहने का मतलब क्या होगा? कि भाई जिसे आप ग्रेड नहीं कर सकते।
नॉन ग्रेडेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसे आप ग्रेड नहीं कर सकते। ग्रेड नहीं कर सकते कहने का मतलब ये है कि भाई उन्हें क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, और इन क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के साथ एक बड़ी बात है, इनके साथ वेरी और मच मत लगाया करो। अगर इनको इम्फेसाइज करना है तो इनके साथ आप अब्सोल्युटली लगाया करो। क्या लिखा करो? अब्सोल्युटली लिखा करो। तो आप कह देना कि भाई इसके साथ अब्सोल्युटली वर्ड लगेगा इनके साथ, और इनके साथ क्या लगेगा? वेरी लगेगा। इन वर्ड के साथ वेरी और इन वर्ड के साथ अब्सोल्युटली वेरी और मच नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा? अब्सोल्युटली लगेगा। इस बात का आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया? अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, तो मुझे लगता है कि ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप ऐसा करो भाई, क्वेश्चंस पर आ जाओ और इस सवाल पे आ जाओ। क्या लिखा गया है सुनो, कि आई एम वेरी टायर्ड। टायर्ड की बात की जाए तो भाई टायर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ वेरी लगाते हैं, बिल्कुल सही है। अब एक्सॉस्टेड की बात की जाए तो ये बहुत अधिक थका, मतलब इससे आज ज्यादा अब थका नहीं जा सकता। तो आप कहें क्या? हाईएस्ट लेवल ऑफ टायर्डनेस। ये क्या बताता है मेरे भाई? तो आप कहना कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टायर्डनेस। हाईएस्ट लेवल ऑफ टायर्डनेस की अगर हम बात करें, हाईएस्ट लेवल ऑफ टायर्डनेस, अगर हम सभी बात करें कि टायर्डनेस के हाईएस्ट लेवल की बात करें, अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ टायर्डनेस की बात करें तो उसके लिए आप सभी क्या लगा लो भाई? एक्सॉस्टेड। और इसके लिए आप कहना भाई वेरी तो कभी नहीं लगेगी क्योंकि नॉन ग्रेडेबल है, तो आप क्या लगाए भाई? अब्सोल्युटली लगा ले। सी वॉज वेरी कंटेंटेड विथ मी, तो कंटेंटेड के साथ तो भाई वेरी लगाते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दैट मैन हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कुड बी मच अम्यूजिंग। अम्यूजिंग की बात करें तो भाई इसके लिए आप क्या लगाना? मच मत लगाना, इसके लिए आप क्या लगाना? वेरी लगा लेना। इसके लिए क्या लगाना? आप सभी वेरी लगा लेना, मच का यूज मत करना, ठीक है ना? आगे देखो, सम क्रम्बल्ड फिगर वॉज लाइंग वेरी इमोशनलेस। इमोशन सॉरी मोशनलेस की बात करें तो ये एक नॉन ग्रेडेबल कहा जाता है। नॉन ग्रेडेबल कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जिसको आप ग्रेड नहीं कर सकते। अगर इसको आप ग्रेड नहीं कर सकते तो आप कहना कि भाई इस केस में आप सभी क्या लिखना? अब्सोल्युटली। क्या कहना? अब्सोल्युटली। अगला देखो, दे आर वेरी यूनिक। अगर यूनिक की बात की जाए तो यूनिक मतलब अद्वितीय, और इसके लिए वेरी मत लगाना, आप सभी लिख लेना क्या? अब्सोल्युटली। क्या कह लेना? अब्सोल्युटली। आगे देखो, द वाटर इज वेरी कोल्ड। अगर ये कोल्ड है तो वेरी होगा, ठीक है, बट अगर वो चिल्ड है तो चिल्ड कहने का मतलब नॉन ग्रेडेबल, और नॉन ग्रेडेबल यानी क्या? अब्सोल्युटली। क्या कहना? अब्सोल्युटली। ही बॉट अ वेरी चीप फोन। तो आप एक बात कहना कि अगर चीप की बात कर रखा है तो वेरी लगाना सही है, बट अगर फ्री की बात कर रखा हो तो इसके साथ आप क्या लगाएं? अब्सोल्युटली। क्या लगाएं? अब्सोल्युटली। क्लियर हुआ? 63 का, 163 का। चलो कर लिया आप सभी ने ये? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई मेरे भाई, आप इसे जल्दी से लिख डालो। क्लियर हो गई होगी, बोलो हाँ या नहीं।
चलो अब आप ये बताएं भाई कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो टाइप नंबर आ जाए 22 पर, किसमें 22 नंबर वाले टाइप पर आ जाए। और 22 नंबर का टाइप क्या कहा जा रहा है इस बात को आप समझने की कोशिश करो। तो अगर इसकी बात हम सभी समझे तो क्या लिखा गया सुनो। आपको कहा जा रहा है कि ही डिड फील टेरिबल एट द टाइम बट ही इज ऑल राइट। एक वर्ड होता है कि ALRIGHT और ALLRIGHT, आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप एक बात कह लेना कि भाई ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट कहने का मतलब ये हो गया कि ये अप्रचलित हो चुका है, जिसका यूज अब हम मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते। आप ऑल राइट एक एडजेक्टिव वर्ड होगा और इसका मतलब क्या होगा, फाइन या फिर ओके, फाइन या फिर ओके। और इस वर्ड का यूज आप सभी किया, ALLRIGHT इस वर्ड का यूज किया करो, जिसका मतलब क्या होगा, फाइन या फिर ओके। तो आप सभी कहना कि he did feel terrible at the time but he is all right now। तो आप सभी कहना कि भाई all right नहीं होगा, इसमें होना चाहिए all right। मतलब क्या, all right कहने का मतलब क्या, फाइन है, ओके है। योर वर्क इज ऑल राइट, आप कहें भाई ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन क्या लिखा गया। टाइप नंबर 23 की अगर हम आपसे बात करें, भाई कौन सा टाइप, टाइप नंबर 23 की अगर हम बात करना चाहें आप सभी से, तो आप सभी क्या कहना बच्चों, इस बात को सुनो और समझो कि टाइप नंबर 23 की अगर हम बात करें तो आप सभी इसमें क्या कहा जा रहा है। भाई किसकी बात की जा रही, तो आप सभी से बात की जा रही है किसकी, तो आप सभी एक बात कहना कि भाई बात किया जा रहा है ऑलरेडी और ऑलरेडी की। तो एक बात समझना कि भाई एक होता है ऑलरेडी वाला वर्ड और एक होता है ऑलरेडी। अगर हम बात करें ऑलरेडी की तो ऑलरेडी कहने का मतलब होता है ऑल प्रिपेयर्ड। क्या कहा जाता है, ऑल प्रिपेयर्ड कहा जाता है। इसका मतलब ऑल प्रिपेयर्ड कहा जाता है। और ऑलरेडी अगर इसकी बात करें तो भाई ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका जो मीन होता है वो बाई नाउ या बाई देन के मीनिंग में इस वर्ड को यूज किया जाता है। किस किस मीनिंग में, तो आप सभी कहना कि बाई नाउ एंड बाई देन की मीनिंग में इस वर्ड का यूज किया जाता है। क्या बाई नाउ या फिर बाई देन की मीनिंग में इस वर्ड का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई कि मेन वर्ब से पहले इस वर्ड को लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस वर्ड को लगाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि टू बी के बाद, टू बी यानी क्या, इज एम आर वॉज वर के बाद और यूज टू हैव टू और ऑट टू से पहले लगाया जाएगा। यूज टू हैव टू और क्या, ऑट टू से पहले लगाया जाएगा। यूज टू हैव टू और किससे, ऑट टू से पहले लगाया जाएगा। इसका मतलब ऑल प्रिपेयर्ड होता है और ये एक एडजेक्टिव होता है। और वो क्या होता है भाई, एक एडवर्ब होता है। ऑलरेडी और ऑलरेडी, ऑलरेडी और ऑलरेडी, आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है ना। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप सभी कहना कि वी हैव ऑलरेडी। तो हमें एडजेक्टिव की यहां पर नीड नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या लगाओ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ऑलरेडी, ये लगाओ। दे आर ऑलरेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर न्यू जॉब्स। तो दे आर ऑलरेडी ना, वे तैयार हैं, ऑल प्रिपेयर्ड, वे सभी तैयार हैं। दे आर ऑलरेडी, तो वे सभी तैयार हैं, हमें ऐसा कहना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार, द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज ऑलरेडी अपरेंट इन द अर्ली फिल्म। तो आप कहना कि अपरेंट की अगर हम बात करें तो भाई अपरेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहना कि भाई अपरेंट कहने की मीनिंग हो जाएगी स्पष्ट। और इससे पहले कोई एडवर्ब आएगा और एडवर्ब की बात करें तो क्या लगाना, ऑलरेडी। तो आई स्टार इज ऑलरेडी, आई द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार, स्टार का जो प्रेजेंस है वो अर्ली फिल्म में पहले से ही ये बात स्पष्ट है। आंसर आप कहना ऑलरेडी। आगे देखें आप सभी, टाइप नंबर 24 की बात अगर हम आपसे करें तो भाई टाइप नंबर 24 क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझने की आप सबको, अगर हम बात करें तो इसमें आपसे बात की जा रही है क्या, ऑल टुगेदर की और ऑल टुगेदर की।
और किसकी, ऑल टुगेदर की। अब ये बताएं कि भाई इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ऑल टुगेदर की बात करें, अगर हम ऑल टुगेदर की बात करें तो ऑल टुगेदर कहने की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो भाई ऑल एट वन प्लेस, सभी एक जगह पर है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या कहा जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। और क्या लिखेंगे, ऑल एट वन प्लेस, क्या लिखेंगे कि ऑल एट वन प्लेस, और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, सभी एक जगह पर हैं। और ऑल टुगेदर ये एडवर्ब ऑफ क्या है भाई, डिग्री है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और इसकी मीनिंग क्या होगी, कंप्लीटली, पूरी तरह से। क्या होगी इसकी मीनिंग, कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो अब एक बात देखना कि भाई वहां पर प्लेस चाहिए या डिग्री चाहिए। डिग्री कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री जो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताने का काम करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होता है जो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताने का काम करता है। तो एक बात कहना आप सभी कि वी आर नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट। तो आप कहना कि वी ऑल नॉट ऑल टुगेदर कन्विंस्ड। तो अगर हम बात करना चाहें इसमें, तो आप कहना कि मोहन पुट हिज बुक्स, मोहन ने अपनी किताबों को रख दिया बॉक्स में, सभी, कंप्लीटली। तो आप कहना कि भाई यहां पर हम जगह की बात करना चाह रहे हैं, कंप्लीटली को नहीं। ऑल एट वन प्लेस, सभी एक जगह पर रख दिया। आप इसमें कहना कि ऑल टुगेदर लिखना। बट अगर ऊपर वाले में सवाल की बात करें तो आप कहना ऑल टुगेदर नहीं, ऑल टुगेदर होना चाहिए, ऑल टुगेदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में डिफरेंस क्या है। क्लियर। अगला देखो, टाइप नंबर 25। टाइप नंबर 25 की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इसमें डिफरेंस पूछा जा रहा है किसके बारे में, समटाइम्स। और फिर समटाइम, और फिर क्या, सम टाइम। अब तीनों में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो भाई तीनों में आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आएगा कि आखिर ये तीनों में डिफरेंस क्या है। आपको इतना तो डिफरेंस समझ में आएगा ही कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एक बार अगर आप सभी देखें, डिफरेंस की बात अगर हम आपसे करें तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भाई इनके बीच में आखिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। बात क्लियर हुआ क्या। चलो, अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो आप सभी कहना कि आ जाओ मैं आपको समझाता हूं, सुनो। अगर हम बात करें आपसे सम टाइम्स की, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट टाइप की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट टाइप की। अगर ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और वो भी इंडेफिनिट टाइप की, तो भाई इसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन अपनी क्या होगी, एटलीस्ट फिक्स होगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और किस टाइप की, इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कहना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी किस टाइप की है, तो आप सभी कहना कि भाई इंडेफिनिट टाइप की ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अपनी बात समझ में आया। तो फिर कहना कि भाई इंडेफिनिट टाइप की अपनी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आपको ये बात समझ में आई। समटाइम्स की बात करें तो भाई ओकेजनली कहा जाता है, और ओकेजनली कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कभी कभार। क्या कहा जाता है, ओकेजनली, कभी कभार। फिर अगर सम टाइम की बात करें तो एट सम पॉइंट, एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम। सम टाइम कहने का मतलब कुछ समय, ठीक है। तो आप कहते हैं कि एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, कुछ समय। और ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और अगर इस सम टाइम की बात की जाए तो ये क्या है, अपना एक नाउन फ्रेज। क्या है, एक नाउन फ्रेज।
आप कहना कि भाई ये क्या है, अपना नाउन फ्रेज है। एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। और सम टाइम्स की बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसे इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कही जाती है, ओकेजनली कभी कभार। और इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, अ शॉर्ट टाइम या फिर फॉर अ वाइल। अच्छा, फॉर अ वाइल कहने का भी मतलब क्या होगा, अ शॉर्ट टाइम। क्या होगा, अ शॉर्ट टाइम, क्या एक सूक्ष्म समय। तो अब कहना कि भाई सुनो, अगर आंसर की बात की जाए, यहां पर क्वेश्चंस की बात की जाए, तो क्वेश्चंस को समझो। आई सम टाइम, अच्छा ये अगर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो पोजीशन तो पता है ना, इंडिफिनिट टाइप की। तो भाई पहली पोजीशन है मेन वर्ब से पहले रख लो, दूसरी है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रख लो, तीसरी है टू बी के बाद में रख लो, और चौथी पोजीशन है कि अगर कभी भी आपके साथ यूज टू, हैव टू या ऑट टू आ जाए, तो आप ऐसा करो कि इनसे पहले रख लो। तो मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, टू बी के बाद यूज टू, हैव टू और ऑट टू से पहले रख लो। आप इस बात को समझ लो, ठीक है ना। अगर ये बात क्लियर हुई तो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा गया कि आई सम टाइम थिंक दैट गॉड इज क्रिएटिंग, गलत होगा। अगर मेन वर्ब से पहले रखना है तो सम टाइम मत रखो, आप क्या रखो भाई, सम टाइम्स लिखो। फिर आवर फ्रेंड विल विजिट अस समटाइम्स नेक्स्ट मंथ, तो एक बात कहना कि आवर फ्रेंड्स विल विजिट अस समटाइम्स नेक्स्ट मंथ, तो आप कहना भाई कुछ समय की बात करता है, एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, ना कि क्षण भर के लिए। फिर आई विल टेक सम टाइम, मैं कुछ समय लूंगा, मैं कुछ समय लूंगा, क्षण भर के लिए समय लूंगा, टू ओरिएंट योर सेल्फ टू दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग। आगे देखिए भाई, आगे की बात टाइप नंबर 26 में क्या नोट किया जा रहा है। तो भाई टाइप नंबर 26 की अगर बात हम सभी समझें, तो भाई इसमें जो बात किया जा रहा है ना, वो लाउड की बात कर रहा है। देखिए लाउड की अगर हम बात करें तो लाउड वर्ड एक एडजेक्टिव। फिर अगर हम लाउडली की बात करें तो भाई लाउडली एक इरिटेटिंग साउंड होता है, एट हायर वॉल्यूम की बात करता है। एट हायर वॉल्यूम कहने का मतलब ये होता है कि जब आप वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा, जिससे आपने मूवी देखी होगी रजनीकांत की चिट्ठी वाली, क्या करता है कि भाई उसका जो ऐश्वर्या राय का जो पड़ोसी रहता है बहुत तेज साउंड कर देता है, जो इरिटेटिंग होता है, उसके लिए लाउडली वर्ड लगाया करो। बट अलाउड वर्ड आप वहां पर लगाया करो कि एट ऑडिबल वॉल्यूम। अगर ऑडिबल वॉल्यूम की बात करें, अगर हम सभी एट ऑडिबल वॉल्यूम, अगर ऑडिबल वॉल्यूम की बात करें तो वहां पर आप सभी क्या लगा लिया करो, अलाउड लगा लिया करो। तो लाउड की बात करें तो भाई लाउड एक एडजेक्टिव है, लाउडली एट हायर वॉल्यूम की बात करें तो वो लाउडली है। और अलाउड उसे कहा जाता है कि एट ऑडिबल वॉल्यूम। अगर ऑडिबल वॉल्यूम की बात की जाए तो वहां पर आप सभी कहना मेरे भाई, क्या लगा लेना, अलाउड लगा लेना। अलाउड कहने का मतलब ऐसी ध्वनि जो सुनने में आपके कानों को थोड़ी सी मधुर प्रतीत हो, ऐसी ध्वनि को कहा जाता है। तो अब कहना कि द मैन स्पोक लाउड एंड विथ सम वेहमेंस देन ही हैड इंटेंटेड। अगर आपको वो परेशान हो रहा है, वेहमेंस कर रहा है, तो लाउडली होगा, जिससे आप सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही। द पोस्टमैन वुड रीड द लेटर। अब पोस्टमैन लेटर को ऐसा पढ़ेगा कि भाई सामने जो वृद्ध आदमी खड़ा है वो आसानी से समझ जाए, उसे क्या कहना, आप सभी अलाउड के। आगे देखो टाइप नंबर 27। टाइप नंबर 27 की अगर हम सभी बात करें आपसे, तो क्या कहना कि नेवर ही सेड एनीथिंग। देखो ये इन्वर्जन का क्वेश्चन होता है, ये एडवर्ब का ही पार्ट होता है, एक छोटा सा इन्वर्जन। और अगर मैं आपसे इन्वर्जन की बात करूं तो भाई इन्वर्जन की बात अगर करें तो आप कहना पार्शियल इन्वर्जन और क्या कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन, इन्वर्जन कहने का मतलब क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है, अपना इन्वर्जन है। क्या है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है, अपना इन्वर्जन है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या होगा भाई, इन्वर्जन कहा जाएगा।
अगर हम पार्शियल इन्वर्जन की बात करें तो भाई पार्शियल कहने का मतलब क्या होता है, आंशिक। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा एडवर्ब आ जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो कि नेगेटिव मीनिंग देने का काम करे, तो आप कहना कि भाई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब भाई नेगेटिव एडवर्ब की बात की जाए तो जैसे क्या हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो हो गया, सेल्डम, नो सुनर, नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ये अपने नेगेटिव वाले, बेयरली, रेयरली, ये अपने नेगेटिव वाले अपने ये एडवर्ब हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये आ जाएंगे भाई, इनके साथ हम सभी क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं हम सभी, इन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। फिर कंप्लीट इन्वर्जन देखो तब होता है जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए तो आपको कहना पड़ेगा भाई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ पहले लिख देना पड़ेगा। उसे कहा जाता है क्या, कंप्लीट इन्वर्जन। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो आप कहना भाई जो वेयर का रिप्लाई हो, जो वेयर का रिप्लाई होगा वही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। अब आप ये बताएं कि भाई वेयर के रिप्लाई की अगर हम बात करें तो जैसे आपका हियर हो गया, देयर हो गया, ये अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस है। होम होगा, ब्रॉड हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, तो एटीसी। बाकी आप सभी समझ रहे हो। तो आप सभी कहना कि भाई ये क्या कहा जाता है कि आपको कहना भाई इन्वर्जन दो टाइप के, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब आंशिक, कंप्लीट कहने का मतलब फुल। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने पर कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन तब जब ये नेगेटिव एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तब। अब क्या कहेंगे हम सभी, सुनो। अगर नेवर ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो नेगेटिव है, तो भाई इन्वर्जन होना चाहिए। अगर अगर इन्वर्जन होगा तो डिड ही से हो जाएगा। हार्डली एक नेगेटिव है, अगर इन्वर्जन होगा तो आप करेंगे कि हैड सी लिखेंगे। फिर नॉट वंस, नॉट वंस एक एडवर्ब नेगेटिव है तो इन्वर्जन होगा डिड ही कहेंगे। फिर डिड ही से, डिड ही से। रेयरली एक नेगेटिव एडवर्ब है तो आप क्या लिखेंगे, दिस प्लेयर के अकॉर्डिंग डज दिस प्लेयर गेट, डज दिस प्लेयर गेट, आप ऐसा लिखेंगे। बेरली की बात करें तो बेरली एक नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, अगर ये हैव लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा डू दे हैव, कि मेन वर्ब के रूप में लिखा गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आगे देखें, नो सुनर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन करना चाहिए। इन्वर्जन करने का मतलब क्या हो गया, डिड द वॉचमैन सी, डिड द वॉचमैन सी द कार। नो सुनर अगर लिखा गया है तो भाई इसके साथ इन्वर्जन करना चाहिए, और इन्वर्जन करने का मतलब होगा क्या, डिड द टीचर एंटर, डिड द टीचर एंटर द क्लास, देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब कहना कि अंडर द टेबल एक अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर एक एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया है तो फुल इन्वर्जन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ सब्जेक्ट से पहले। तो आप क्या लिखेंगे, इज लाइंग अ कैट, इज लाइंग अ कैट जस्ट आउटसाइड द होटल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो फुल इन्वर्जन होगा। फुल इन्वर्जन होगा मतलब क्या लिखना पड़ेगा, कि वर स्टैंडिंग, वर स्टैंडिंग टू ओल्ड बेगर्स, वर स्टैंडिंग टू ओल्ड बेगर्स। फिर आगे देखें, माई पेरेंट्स सेल्डम वॉच मूवीज, नीदर डज माई ब्रदर डज। अब एक बात बताना कि अगर कभी जैसा सेंटेंस यहां पर लिखा गया, अगर ये सेंटेंस निगेटिव है तो आप कह देना कि बाद में नॉर या नीदर का यूज होगा और इन्वर्जन फिर यहां पर होना चाहिए। तो कहते हैं कि यार मैं कमाता हूं और मेरा भाई भी,
मैं कमाता हूं और मेरा भाई भी। जब कभी आप ऐसी मीनिंग में आप कहना चाहते हैं तो आप लिखते हैं भाई माई पेरेंट्स सर्डम वॉच मूवीज, मेरे पेरेंट्स भी मूवी नहीं देखते और मैं भी। तो आपको इन्वर्जन यहां पर करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, जो टेंस यहां पर लिखा गया वही टेंस यहां पर, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना पड़ेगा डज माई ब्रदर। फिर आगे क्या लिखा गया कि सी लव्ड हर हस्बैंड, अगर यहां पर ये पॉजिटिव है आप क्या लगाओ भाई, सो लगाओ, और क्या लिखो इन्वर्जन, पास्ट की बात कर रखा है तो हमें लिखना चाहिए क्या, डिड नेहा, डिड नेहा। दे हैव हेल्प्ड द नीडी, हैव हेल्प्ड अगर लिखा गया है तो भाई पॉजिटिव है तो सो लगा है और टेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें लिखना चाहिए क्या, हैव आई। क्या लिखना चाहिए हमें, हैव आई, हैव आई। नीलम विल कैंसल द प्रोजेक्ट सो ईसा हैज, अगर यहां पर विल कैंसल है तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगर पॉजिटिव है तो सो लगा है, ठीक है। और यहां पर हमें लिखना चाहिए क्या, विल। फिर आगे निधि डिड नॉट पे द फीस सो नरेश डिड, अब कहना कि भाई अगर यहां पर नेगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर लिखें या फिर क्या नीदर लिखें, और फिर आप कहें कि भाई डिड लगा गया है तो आपने डिड लिख लिया और नरेश आपने लिख लिया, नरेश कर लिया। फिर आगे देखो हिना वोंट टेक एनी ब्राइव, अगर ये नेगेटिव है तो हमें सो नॉर या नीदर का यूज करना चाहिए, इसका नॉर या नीदर लगाना चाहिए। फिर यहां पर वोंट लिखा गया तो मुझे विल के साथ बनाना चाहिए, विल हर ऑफिसर। तो हमें कुछ इस टाइप से कहना चाहिए तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और भाई एडवर्ब अपना क्या हो गया है, एंड हो गया है, एडवर्ब हो गया, द एंड हो गया। आज ये 9th नंबर की क्लास थी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कल अगेन मिलते हैं हम लोग अपने क्लास पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भैया सभी को नमस्कार, ओके बाय।